नवीन मुझे चार्जर और तार देना, 20% रह गया, चार्ज ही नहीं हुआ। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बेटे वेट कर रही हूँ बाकी लोगों के ऑनलाइन होने का, जिस तरह ही आते हैं फिर हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है सहर? शाबाश, बाकियों को मैसेज करके ऑनलाइन होने का कह दो। वालेकुम अस्सलाम बेटे। शाबाश, ऑनलाइन होते चले जाओ।
वालेकुम अस्सलाम बेटे, सबको वालेकुम अस्सलाम बेटे। सिर्फ 3 लोग अभी तक ऑनलाइन है, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। प्लीज बाकियों को कहो बेटे। इस तरह कैसे रिवीजन होगी बेटे? आप लोगों ने पहले भी प्रॉपरली पढ़ा हुआ। आपके लिए सब कर रही हूं मैं। बेटे 3:10 हो रहे हैं, फिर जो लोग पहले ऑनलाइन हुए हैं और जो मैं टाइम पे आई हुई हूँ, हमें क्या फायदा? मैं 5 मिनट फॉर वेट करूंगी, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी बेटे।
जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। 7 बच्चे आ गए हैं, कुछ स्ट्रेंथ हुई है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बेटे अब आवाज आ रही है? बेटे मैं पहले बोल नहीं रही थी, बहुत कम स्ट्रेंथ थी, मैंने ऑनलाइन होने के लिए बच्चों को कहा था, दैट्स व्हाई आई वाजंट स्पीकिंग एट ऑल। मैं मुसलसल तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी और देख रही थी। ओके बेटा, मुझे अब बताएं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको कवर करवा दिया था बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने आपको और क्या कवर करवाया था? प्रो ड्रग वगैरह करवा दिया था। ठीक है बेटे, मुझे सिर्फ इतना बताइए, ऐसी कौन सी चीज है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मैंने पूरा ही रिवाइज करवाया है। मुझे सिर्फ एक रीकैप दीजिएगा, कल लास्ट टाइम मैंने क्या क्या करवाया था? फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने यही करवाया था कि कुछ और भी किया था बेटे? बेटे प्लीज बताइएगा अगर इसके अलावा मैंने कुछ और कवर करवाया था। फेजेस? कौन सी फेजेस बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन की? सिद्रा मैंने लास्ट टाइम करवा दी थी बेटे, आप क्लास में नहीं थी लास्ट टाइम। इस तरह कितना रिपीट करवाऊंगी? बाकी सारा भी सिलेबस रिवाइज करना है। टाइम देखो, दिसंबर इज ऑलमोस्ट गॉन। ऑलमोस्ट क्या, इट्स ऑलरेडी गॉन एक्चुअली। सिद्रा आप लास्ट टाइम क्लास में थी, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है नहीं? इस बात का जवाब दो। सिद्रा लास्ट टाइम क्लास में थी, पहले मुझे ये बताओ। थी? अच्छा देखा, यानी कि जब मैं करवा रही थी तुम तब नहीं थी। अब जिन बच्चों को मैंने करवा दिया हुआ है उनको दोबारा रिपीटेटिव लगेगा और वो दोबारा लेक्चर छोड़ेंगे। डू ऑल ऑफ यू एग्री कि मैं इसको रिपीट कर दूं? रेस्ट ऑफ बाकी बच्चों का वोट भी यस में है, उनकी भी कोई कंफ्यूजन है? होनी तो खैर अब नहीं चाहिए, जिस तरह मैंने कवर करवाया था, तो मैं फिर दोबारा कर देती हूँ। बेटे रेस्ट ऑफ यू, डू यू वांट मी टू रिपीट इट? अच्छा चलो, मैं बोलने लगी हूं, अब गौर से सुनना, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज लास्ट टाइम मैं तुम लोगों के लिए रिपीट कर रही हूं, इसके बाद मैं पिछला कोई करवाया हुआ लेक्चर रिपीट नहीं करूंगी बेटे, क्योंकि बाकी सिलेबस भी रिपीट करवाना है, अभी मैनेजमेंट का भी इतना काम रहता है। ओके बेटे, मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बायो का मतलब लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग बॉडी के अंदर ड्रग्स वगैरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर मैं डेफिनेशन बुक वाली पे जाऊं तो उसका मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग्स अंडरगो केमिकल ऑल्टरेशंस
so that they can be excreted out from the body easily. बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? बाजुकात हम कुछ ड्रग्स जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं, जैसे कि मिथाइल डोपा तुम लोग कॉमनली हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट करने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज में यूज करते हो, एल्डोमेट के नाम से जो आती है कॉमनली, ट्रेड नेम है, ब्रांड नेम मिथाइल डोपा है। मिथाइल डोपा एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब ये है कि जब मैं मिथाइल डोपा खाती हूं तो मिथाइल डोपा खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, वो बॉडी में जाती है, बॉडी में एक एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम मिथाइल डोपा के अंदर से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, जो कि COOH ग्रुप है, उसको एलिमिनेट, ठीक है, डी का मतलब रिमूव करना। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की जो है वो रिमूवल हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर से, तो अब स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिवेशन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका इंपॉर्टेंट है इन एक्टिव ड्रग्स को एक्टिव करने के लिए, और ऐसी ड्रग्स जिनको जो इनएक्टिव होती हैं जब हम उन्हें खाते हैं और बॉडी के अंदर उन्हें केमिकल ऑल्टरेशन की जरूरत होती है एक्टिव होने के लिए, उन्हें प्रो ड्रग्स कहते हैं। दूसरा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? जब भी हम ड्रग खाते हैं उनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी, कुछ भी, मोस्टली ड्रग्स, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम, लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है। उस लिपिड सॉल्युबिलिटी को वाटर सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लिपिड को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब ये है कि यूरिन की कंसंट्रेशन क्या है, यूरिन इज वाटर इन नेचर, क्या है, वाटर इन नेचर। ड्रग जो है वो हमारे पास ऑयल सॉल्युबल है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स को कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल में, ताकि जब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर ले तो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, बॉडी से निकल सके। अगर बॉडी से उनकी एक्सक्रीशन अच्छे तरीके से नहीं होगी तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, बॉडी के अंदर ज्यादा देर के लिए रहेंगी और टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। समझ आई है यहां तक? यहां तक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू तो नहीं है बेटे? ओके ग्रेट। अब यहां तक तुम्हें पता लग गया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग्स को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स को कन्वर्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के अंदर, ताकि वो बॉडी से अच्छे तरीके से एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। और क्या हमें इसके बारे में पता होना चाहिए? अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये एक्चुअली 2 फेजेस में होता है, यानी कि 2 इसके हिस्से हैं। दोनों हिस्सों का काम ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन दोनों फेजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तभी हमने उनको 2 फेजेस का नाम दिया है। पहली फेज के अंदर 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। वो 3 तरह के रिएक्शन हैं हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये तीनों रिएक्शंस ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो बॉडी से अच्छे तरीके से एक्सक्रीट आउट हो जाए। इन फेजेस के अंदर एक काम और होता है, वो ये होता है कि जो ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी है फेज 1 के अंदर, वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है या उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट नेचर ऑफ ड्रग्स। फेज 1 के अंदर ड्रग के साथ ये 3 काम होते हैं कि उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी या कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है या नो इफेक्ट एट ऑल, ठीक है। ये फेज 1 और रिएक्शंस हैं हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये हो गई फेज 1। अब बाजुकात कुछ ड्रग्स फेज 1 गुजरने के बाद भी
इतनी लिपिड सॉल्युबल होती हैं कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती। जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि हमें एक और रिएक्शन की जरूरत है। यहां पर आती है फेज 2। फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है साथ मिलाना। इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर वाटर सॉल्युबल कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि आकर जब मिलते हैं ड्रग्स के साथ कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेशन यानी मिल जाते हैं, तो वो ड्रग को और ज्यादा वाटर सॉल्युबल कर देते हैं। ऐसे ग्रुप्स का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, और भी बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भी मौजूद है, बट ग्लूकोरोनिक एसिड, एसिटिक एसिड ये ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। कभी भी किसी ड्रग का मैं वो पढ़ना लीफलेट, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म में लिखा होगा कि ग्लूकोरोनिडेशन हुई ड्रग की, एसिटाइलेशन हुई, तुम्हारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फेज 2 की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा बेटे आगे क्या होता है, आगे की कहानी हम देखते हैं। अब जब उसके अंदर वाटर सॉल्युबल ग्रुप लग जाते हैं तो ड्रग इतनी ज्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाती है कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है, फेज 1 के बाद फेज 2। अब ये फेज 1 फेज 2 हमने नाम दिए। अब ये मत समझना कि ड्रग पहले 1 में जाएगी फिर 2 में। बाजू का ड्रग्स इतनी ज्यादा खुद वाटर सॉल्युबल होती हैं कि फेज 1 के बाद उन्हें फेज 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। बाजू का क्या होता है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों की जरूरत पड़ती है। बाजू का ड्रग पहले कॉन्जुगेशन होती है, बाद में फेज 1 होती है। सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 2, बस ये दो फेजेज है। ड्रग की नेचर पे डिपेंड करते हुए इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, और हो सकता है किसी को और दूसरे की ना पड़े। थेराप्यूटिक एक्टिविटी को क्या होता है फेज 2 में? थेराप्यूटिक एक्टिविटी फेज 2 में कंप्लीटली लॉस्ट हो जाती है, यानी ड्रग अब कंप्लीटली इनएक्टिव है, मेरे काम की नहीं है, बॉडी से निकल जाती है। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हमारे पास जो ड्रग है इट विल जस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एक चीज इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक मॉलिक्यूल है मॉर्फिन। मैंने तुम लोगों को नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में करवाया है। मॉर्फिन की थेराप्यूटिक एक्टिविटी फेज 2 के बाद बढ़ जाती है। मॉर्फिन ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलकर एक मेटाबोलाइट बनाता है जिसका नाम है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड। ये मेटाबोलाइट अपने एक्टिव कंपाउंड यानी अपने पेरेंट कंपाउंड मॉर्फिन की निस्बत, मॉर्फिन को मदर समझ लो और मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड को उसका बेटा या डॉटर समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब ये पेरेंट कंपाउंड से ज्यादा इसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो जाएगी फेज 2 के बाद। सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनली कहां होती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर के अंदर होती है। लिवर के अंदर एक एंजाइम सिस्टम मौजूद है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम लिवर के अंदर मौजूद है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेनली लिवर के अंदर होगी। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम मौजूद है, ये करवाएगा ड्रग्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिवर के अंदर। ये एक फैमिली है, फैमिली के आगे मुख्तलिफ मेंबर्स हैं। P450 फैमिली का नाम है, एंजाइम के खानदान का नाम है, फिर आगे उसके ढेर सारे मेंबर्स है, जैसे एक फैमिली के ढेर सारे बच्चे होते हैं उसी तरह इसके मेंबर्स हैं जो डिफरेंट वेज में अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। बेटे यहां पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई है, क्या ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुम्हारा? बस इतनी सी थी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या था इसमें? एनी क्वेश्चंस बेटे? ठीक है, आप प्लीज 2 मिनट के लिए, मैंने जो स्नैपशॉट बायो ट्रांसफॉर्मेशन की ग्रुप में शेयर की थी लास्ट टाइम भी, उसको 2 मिनट के लिए एक दफा रीड करो ताकि मुझे तसल्ली हो कि इट्स डन। फिर मैं हाफ लाइफ पे और बाकी चीजों के ऊपर चलती हूँ। ठीक है, शाबाश। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से रीड आउट करो। राइट नाउ योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ। 2 मिनट के लिए मेरी आवाज नहीं आएगी।
जी बेटे डन, टाइम्स अप बेटे, हो गया आपका। ग्रेट। अब आगे चलते हैं हम हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ क्या है? अच्छा, अगर मैं इसको उर्दू में इसका सीधा सीधा तर्जुमा करूं तो इसका मतलब है आधी जिंदगी। अब आधी जिंदगी किसकी, किसके ऊपर फार्माकोलॉजी है? मेनली ड्रग के ऊपर। तो ये हम डेफिनेटली ड्रग की आधी जिंदगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग मींस हाफ लाइफ, सॉरी, हाफ लाइफ मींस हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। ठीक है बेटे। अच्छा, अब बेटे जब भी हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, जब वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट तो ड्रग की जो है वो जाया होगी। ऐसा ही है, ठीक है, कुछ अमाउंट ड्रग की जाया होगी। तो इसका मतलब है हमारा ये एस्टिमेट लगाना बहुत जरूरी है कि ड्रग कितनी देर में बॉडी में जो है वो अपने हाफ लेवल तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है बेटे कि जब भी ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो हम जब तक ये नहीं देखेंगे कि एक ड्रग कितनी देर में अपनी क्वांटिटी के आधे तक पहुंच जाती है, और हमें कैसे पता लगेगा अब दूसरी बार ड्रग कब खानी है? आपने देखा होगा कि कई ड्रग्स के ऊपर लिखा होता है वंस अ डे, कई के ऊपर लिखा होता है 2 टाइम्स अ डे, कई के ऊपर लिखा होता है 3 टाइम्स अ डे। ये सारी चीजें बेटे हमें हाफ लाइफ से पता चलती हैं। हाँ, कुछ ड्रग्स जो है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिवियरिटी हम 2 के बजाय 3 में भी ले लेते हैं। वो चेंज तरीका होता है, उसमें ये होता है कि नॉर्मल पेशेंट की निस्बत ड्रग को उसकी डोजिंग की ज्यादा जरूरत होती है, यानी वो बॉडी से ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, डिजीज बॉडी तो डिफरेंट एक्ट करेगी ना, ये सारी ये फिनोमिनाज है। तो अच्छा बेटे, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या है सारा फिनोमिना हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ ड्रग, the time the time that amount the time in which the amount of drug reaches to half of its initial concentration is called half life। यानी कि वो वक्त जिसमें ड्रग अपनी ओरिजिनल अमाउंट के हाफ तक पहुंची है वो हाफ लाइफ है। ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 बेटे, ये कांस्टेंट है। इसका जब डेरी इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं तो ये तब लगी होती है, और मल्टीप्लाई हम उसको करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, सॉरी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? 0.693 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, बताइए मुझे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था बेटे? 0.693 इंटू एंड डिवाइडेड बाय, आप बताइए। इंटू मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है और डिवाइड किससे करना है? लेट मी नो। नहीं बेटे, 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ ड्रग। भूल गए हो? फार्माकोलॉजी की किताब में मैंने आपको बताया था बेटे, इनाम दानिश की बुक नहीं है इस वक्त आपके पास? बेटे 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस ऑफ ड्रग हाफ लाइफ होती है। 0.693 इक्वेशन का कांस्टेंट है। इसका मतलब है बेटे, एक ड्रग बॉडी से जितनी जल्दी क्लियर होगी उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। ये देखो, ये बेटे, ये तो कांस्टेंट फिनोमिनन है। जो ड्रग बॉडी से जितनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। जो बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहेगी उसकी हाफ लाइफ उतनी ज्यादा होगी। ये कांस्टेंट यूनिवर्सल फिनोमिनन है, और सॉरी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। यानी ड्रग बॉडी में जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी उसका एक्शन उतना ज्यादा होगा, जितनी कम डिस्ट्रीब्यूटेड होगी उसका एक्शन उतना कम होगा। क्लियर है?
अब हाफ लाइफ बेटे हमें ये बताती है, हमें हेल्प करती है कि हमने सेकंड डोज किसी भी ड्रग की कब एडमिनिस्टर करनी है। ये सारी चीजें हमें हाफ लाइफ से पता लगती हैं। ठीक है। अच्छा बेटे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? बॉडी के अंदर ड्रग कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब ड्रग बॉडी के अंदर अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो हाफ लाइफ ज्यादा होगी, कम डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो हाफ लाइफ कम होगी। और इनवर्स रिलेशनशिप है क्लियरेंस ऑफ ड्रग से। हाफ लाइफ का मतलब है ड्रग का वो टाइम जितनी देर के लिए वो हमारी बॉडी में अपनी हाफ अमाउंट तक पहुंच जाती है। अब हमें पता लगता है कि ड्रग का लेवल इतना नीचे हो गया है कि उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत है एडमिनिस्टर करने के लिए सेकेंड डोज। सो ये हमें डोजेज रेजिमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है हाफ लाइफ। यहाँ पे हाफ लाइफ भी कवर हो गया है। हाउ वी कैन चेक बेटे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। आप वैसे नहीं चेक कर सकते जब आप काम कर रहे हो या जब पेशेंट को दे रहे हो। जब आपके पास ड्रग मार्केट में आती है तो वो हाफ लाइफ कैलकुलेट होकर आती है। जब किसी फार्मूले पे काम हो रहा होता है, रिसर्च हो रही होती है कि ये पेशेंट्स के लिए या अवाम के लिए कितना फायदेमंद है, जब अभी वो रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कोरोना की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है, बल्कि काफी कुछ मुल्कों में है, अब तो फाइजर वगैरह की लॉन्च हो गई है। इसका मतलब है जब उस वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हो रही थी उसमें यही देखा जा रहा था कि उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, वो कितनी देर में एब्जॉर्ब होगी, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। मोस्टली चीजें हमें लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी करने से पता लगती हैं, लेकिन ये सारा काम जब क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होते हैं उस वक्त चेक किया जाता है। और कैसे चेक किया जाता है? ब्लड सैंपल्स ड्रॉ किए जाते हैं, फिर उनको देखा जाता है अब इस ब्लड में कितनी, खून में दवाई की मिकदार कितनी शामिल है, अब कितनी शामिल है, उसका फिर एक चार्ट बनाया जाता है। उससे पता लगता है कि इतनी ड्रग दी थी, कितनी देर में ड्रग अपनी हाफ अमाउंट तक पहुंच गई है। ये तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कैलकुलेट हुआ मिलता है। किसी भी ड्रग का लीफलेट देखो, उसके अंदर उसकी हाफ लाइफ मेंशन होती है। ठीक है रोनाल्ड? प्लीज इनाम दानिश की किताब खोलिए, फिर 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, और इनाम दानिश की बुक के अंदर अभी अभी मेरे सामने रीड आउट कीजिए उसे। शाबाश। हाफ लाइफ को रीड आउट कीजिए, फिर आगे जाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी बेटे, आर यू डन? अब ये क्लियर है आपको? आर यू डन बेटे? ओके ग्रेट बेटे। फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, हाफ लाइफ, अब बायो अवेलेबिलिटी करवाने लगी हूँ। बायो अवेलेबिलिटी, बायो का मतलब है बेटे लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया है, मींस एक ड्रग जो है वो कितनी बायो अवेलेबल होती है, यानी एक जिंदा इंसान के अंदर ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, ये बायो अवेलेबिलिटी क्या है बेटे? एक ड्रग जब होती है, वो जब हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं, वो फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरती है, जिसका मतलब है लिवर के अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। उसका मतलब है जब भी कोई ड्रग तुम ऑरली खाओगे, उसने हमेशा हमेशा लिवर से गुजरना है। फर्स्ट का मतलब है पहला रास्ता ही उसका वही है, यानी कि वो जब हमारे स्टमक में जाएगी, वहां से सर्कुलेशन के जरिए, पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए पहले वो लिवर में जाएगी, लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, और इसका मतलब है वो फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा है। और उसके बाद ड्रग जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। मैंने अगर 100 mg एक ड्रग के खाए थे, और फर्ज करो फर्स्ट पास इफेक्ट में 30 mg ड्रग के जाया हो गए हैं। देखो ना, जब तुमने कोई पेंसिल खरीदी है, वो तुमने यूज नहीं की, जब तुम उसको शार्प करना शुरू कर देते हो तो वो उसका यूज हिस्सा रह जाता है, और फिर यूज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल छोटे से छोटे होती चली जाती है। इसी तरह बेटे, जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर जितना उसका हिस्सा जाया हो गया, इसका मतलब है वो तो अपना हिस्सा काम नहीं कर सकता। जो हिस्सा अपनी इंटैक्ट फॉर्म में, उसी फॉर्म में मौजूद है जैसे कि हमने एडमिनिस्टर किया था, और विदाउट एनी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जनरल सर्कुलेशन में जाएगी, जनरल सर्कुलेशन फिर उसको बॉडी में डिफरेंट टारगेट एरियाज पे लेके जाएगी ताकि वो ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करे। और वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो इंटैक्ट फॉर्म में एंटर होकर अपनी टारगेट साइट की तरफ जाएगी, उसको बायो अवेलेबल ड्रग कहेंगे। हम कहेंगे इतनी अमाउंट ड्रग की बायो अवेलेबल है अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। समझ आई है? इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आज मैं यहीं पे छोड़ूंगी, अब मैं पिछला कुछ रिपीट नहीं करूंगी। इनशाला कल तुम लोगों को, आई गेस छुट्टी ही है, कल छुट्टी है तुम लोगों को? कॉलेज की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है? बेटे अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे। ओके ठीक है, ठीक है बेटे, आई विल लेट यू नो। बेटे अपनी अटेंडेंस मार्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे। इंशाल्लाह ताला कल छुट्टी ना हुई तो रिज्यूम करेंगे, होगी तो फिर आई सी यू नेक्स्ट वीक। अटेंडेंस बेटे जिम्मेदारी के साथ मुझे अभी एक पेज पे लगा के भेज दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज बेटे।